हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है रैशनल नंबर्स। कुछ बच्चों ने डिमांड की थी मैम इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, तो बनाना तो था ही। आपने अभी तक क्लास 7 में पढ़ा है नेचुरल नंबर्स के बारे में, होल नंबर्स के बारे में, इंटीजर्स के बारे में और फ्रैक्शंस के बारे में। तो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। अब आप पूछेंगे कि मैम रैशनल नंबर क्या होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। अ रैशनल नंबर इज अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P by Q, where P is an integer, Q is an integer and Q not equal to 0। अब ये सब जो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या होता है। जिस तरह से हम एक फ्रैक्शन लिखते हैं और फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, हालांकि फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है, चाहे रैशनल हो चाहे इरैशनल हो, उसी तरह से फ्रैक्शन की तरह ही हम रैशनल नंबर भी लिखते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं साथ में। हर फ्रैक्शन रैशनल नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो रैशनल नंबर क्या होता है? अ रैशनल नंबर इज अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म P by Q, where P is an integer, Q is an integer and Q not equal to 0. P belongs to the set of integers, Q belongs to the set of integers and Q is not equal to 0. Not equal to 0 क्यों बोला जा रहा है? आप सब जानते हैं कि डिविजन बाय 0 इज नॉट अलाउड। न्यूमरेटर में कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि डिविजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। तो ये 5 by 0 इज नॉट अ रैशनल नंबर क्योंकि Q 0 नहीं हो सकता। अब आप पूछेंगे कि मैम 0 by 5 क्या रैशनल नंबर है? तो मैं आपसे पूछूंगी क्या 0 रैशनल नंबर है? P belongs to integers, ठीक है। ये हमारा न्यूमरेटर जो है वो है 0, डिनोमिनेटर जो है वो है 5। 0 इज एन इंटीजर, 5 इज एन इंटीजर, 0 by 5 इज अ रैशनल नंबर। आप जानते हैं 0 by 5 की वैल्यू होती है 0। तो 0 is a rational number because it satisfies the condition P is an integer, Q is an integer and Q not equal to 0। अब अगर मैं आपको कोई नंबर इस तरह से दूं तो क्या ये रैशनल नंबर है? 2 तो इंटीजर होता है, 2 belongs to the set of integers, -3 belongs to the set of integers। आप में से जो लोग भूल गए हैं कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं, मैं एक क्विक रिकैप करती हूँ। नेचुरल नंबर्स आर द नंबर्स विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग। जब हम काउंट करना शुरू करते हैं तो हम कौन से नंबर से स्टार्ट करते हैं? अगर आपको गिनने बोला जाए कि यहाँ पे कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, तो क्या आप 0 से शुरू करेंगे? नहीं, आप कहेंगे मैम 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो नेचुरल नंबर्स शुरू होते हैं 1 से। Natural numbers are 1 2 3 and so on, they are used for counting। अगर natural numbers के set में हम 0 को include कर लें तो हमें मिलेगा set of whole numbers। फिर integers क्या होते हैं? Integers होते हैं वो नंबर जिनमें डेसिमल या फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है। पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकता है, या फिर 0 खुद एक इंटीजर है। तो 0 1 2 ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स है, 0 न्यूट्रल है, 0 न्यूट्रल है, 1 2 3 4 ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स हुए। -1 -2 ये सब नेगेटिव इंटीजर्स हुए और 0 न्यूट्रल है। इंटीजर्स को हम Z, कैपिटल Z या कैपिटल I से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स में डेसिमल या फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है। तो हम चर्चा कर रहे थे 2/-3
3 की। जी हाँ, ये बिल्कुल रैशनल नंबर है क्योंकि 2 भी एक इंटीजर है और -3 भी एक इंटीजर है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बोलना चाहूँगी, जब भी हम कोई भी प्रकार का आंसर लिखते हैं तो हम तो उसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको 10/15 देती हूँ, ठीक है, तो आप बोलेंगे मैम ये तो सिंप्लीफाई हो सकता है, वी कैन रिड्यूस इट। तो आप बोलेंगे कि मैम 10 और 15 दोनों 5 से डिवाइड होता है, 10 डिवाइडेड बाय 5 इज़ 2, 15 डिवाइडेड बाय 5 इज़ 3। तो हम आंसर को 10/15 की तरह नहीं लिखकर 2/3 की तरह लिखेंगे, जो कि एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। बिल्कुल सही। तो हमेशा हम अपना आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म में देना पसंद करते हैं। तो रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए एक रूल फॉलो करना पड़ता है, और वो है, एक तो आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर देना है, दूसरा माइनस साइन डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। माइनस साइन डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर में हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो चलिए और डिटेल में डिस्कस करते हैं कि रैशनल नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में सिंप्लीफाई करके हम कैसे लिख सकते हैं। अगर मैं आपको रैशनल नंबर दूं -2/-4, तो आप जानते हैं माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस डिवाइडेड बाय माइनस भी प्लस होता है। तो ये दोनों एक तरह से कट गया। 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो -2/-4 स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाता है 1/2। अब अगर मैं आपको दूं तो क्या हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। माइनस अपॉन प्लस होता है माइनस, माइनस अपॉन प्लस माइनस। 5 1s are 5, 5 3s are 15, तो हमें मिलता है -1/3। अगर मैं आपको दूं -3/-6, तो आप जानते हैं ये हो जाएगा 1/2। आप देख रहे हैं -2/-4 और -3/-6 दोनों का सिंप्लीफाइड आंसर है हाफ। तो दोनों किस तरह के रैशनल नंबर हुए? दोनों की वैल्यू सेम है। जिस तरह से इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? वो फ्रैक्शंस जिनकी वैल्यू सेम हो। वैसे ही यहाँ पे -2/-4 और -3/-6, क्योंकि दोनों की वैल्यू सिंप्लीफाई करने पे सेम आ रही है, दोनों इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है। अब अगर मैं आपको दूं 2/-7, तो आप बोलोगे मैम ये तो कट नहीं रहा, यही स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि 2/-7 रैशनल नंबर बिल्कुल नहीं है। रैशनल नंबर है, सॉरी, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करें? स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि माइनस साइन डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर में हो तो कोई बात नहीं है, डिनोमिनेटर में माइनस साइन नहीं होना चाहिए। तो आपको पता है प्लस को अगर हम माइनस से डिवाइड करें तो माइनस मिलता है, माइनस को प्लस से डिवाइड करें तो भी माइनस मिलता है। शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं और डिटेल में समझाती हूँ। +2 और -7 जैसे कि प्लस डिवाइडेड बाय माइनस इज माइनस, माइनस डिवाइडेड बाय प्लस इज ऑल्सो माइनस, और 2/7 क्योंकि फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, हम उसे वैसे ही कॉपी करते हैं। तो यहाँ पे दोनों केसेस में माइनस ऊपर ला सकते हैं हम। तो मैं माइनस जो कि नीचे है इसको ऊपर लिख रही हूँ,
प्लस जो कि ऊपर है उसको या तो आप नीचे लिख दीजिए या मत लिखिए, क्योंकि किसी नंबर के सामने अगर प्लस साइन हो तो हम चाहे लिखें चाहे नहीं लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये ध्यान देने की बात है कि 2/-7 का स्टैंडर्ड फॉर्म है -2/7। -2/-4 को हम सिंप्लीफाई करके हाफ लिख सकते हैं इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम चर्चा करेंगे ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स की और प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। मैंने एक वीडियो बनाया था इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। लगभग मैं सेम चीज़ आपको यहाँ भी पढ़ाना चाहूँगी, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे रैशनल नंबर हो, सारी प्रॉपर्टी लगभग एक जैसी होती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम नंबर्स की डिस्कस करते हैं वो है क्लोजर लॉ। अब क्लोजर लॉ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर आप दो रैशनल नंबर्स लेते हैं और सपोज आप उनको ऐड करते हैं, तो क्या ऐड करने पर आपको एक रैशनल नंबर वापस मिलता है? तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं क्लोजर लॉ फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो आप अगर एक रैशनल नंबर लेते हो 2 रैशनल नंबर आपको समझ में आया ना? 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। 2 बिलोंग्स टू इंटीजर्स, 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर्स। जो नंबर 2 है हमारा वो नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है और आप देख सकते हैं रैशनल नंबर भी है। तो अगर हम एक नंबर लिए 2 और हम दूसरा नंबर लिए -3/5, -3/5 रैशनल नंबर है, ठीक है। और रैशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल Q से। कैपिटल Q इज द स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म फॉर द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। जैसे नेचुरल नंबर्स के लिए स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म है कैपिटल N, होल नंबर्स के लिए कैपिटल W और इंटीजर्स के लिए कैपिटल Z या कैपिटल I, वैसे ही रैशनल नंबर्स के लिए स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म है कैपिटल Q। तो आपको दो रैशनल नंबर मैं दे रही हूँ 2 और -3/5। इन दोनों को ऐड करने पे क्या हमें रैशनल नंबर मिलेगा? चलिए चेक करते हैं। अब आप इन दोनों नंबर्स को जब ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 2 -3/5। जब ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन हो और हम ब्रैकेट को हटाते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन है वो वैसे का वैसे रह जाता है। तो हमें मिलता है 1 और 5 का एलसीएम 5, 2 5s are 10 -3 which is 7/5। तो क्या 7/5 रैशनल नंबर है? 7 is an integer, 5 is an integer, तो 7/5 is a रैशनल नंबर। ठीक है, कोई भी आप दो रैशनल नंबर को ऐड करके देख लीजिए, आपको हमेशा रैशनल नंबर ही मिलेगा। सो वी कैन से क्लोजर लॉ इज ट्रू और क्लोजर लॉ होल्ड्स गुड फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। वैसे ही अगर हम रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, चलिए मैं यही दोनों नंबर वापस लेती हूँ, आप कोई भी दो नंबर ले सकते हैं। तो अगर मैं दूसरे नंबर को पहले नंबर से सब्ट्रैक्ट करूँ 2 -3/5, तो मुझे क्या मिलेगा?
जब ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन हो और हम ब्रैकेट को हटाएं तो अंदर का साइन बदल जाता है, तो हमें मिलता है 2 + 3/5। 2 होता है 2/1, एलसीएम 1 और 5 का 5, 2 5 ज़ा 10 plus 3 which is 13/5. 13 is an integer, 5 is an integer, implies 13/5 belongs to the set of rational numbers. आप कोई भी दो रैशनल नंबर्स ले और उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको रैशनल नंबर ही मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं क्लोजर लॉ होल्ड्स गुड, क्लोजर लॉ इज ट्रू फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। इसे दूसरी तरह से भी बोला जा सकता है द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, या फिर द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। तो ये थी हमारी पहली प्रॉपर्टी फॉर एडिशन या सब्ट्रैक्शन। आइए अब क्लोजर लॉ को डिस्कस करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिविजन के लिए। अगर हम कोई भी दो रैशनल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या हमें रैशनल नंबर वापस मिलेगा? चलिए यही दो नंबर वापस लेके ट्राई करते हैं। 2 और 5 तो आपस में कटेंगे नहीं, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मिलता है -6/5। -6 is an integer, 5 is an integer, which implies -6/5 belongs to the set of रैशनल नंबर्स। आप इस तरह से कोई भी दो रैशनल नंबर ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 0 और 1 भी लूँ और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 0 मिलेगा, विच कैन बी रिटन एज 0/1। 0 इज वेरी मच एन इंटीजर, 1 इज ऑल्सो एन इंटीजर, विच implies 0 belongs to the set of rational numbers. 0 into 1 is a rational number. अब अगर हम डिवीजन करें तो क्या ये प्रॉपर्टी ट्रू होगी? डज द क्लोजर लॉ होल्ड गुड फॉर डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स? चलिए चेक करते हैं। देखिए, आपको अगर पूछा जाए कि कोई लॉ किसी सेट ऑफ नंबर्स के लिए ट्रू है या नहीं है, तो आपको चेक करना है कि कोई एक भी ऐसा नंबर है क्या जो इस लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता है, जिसके लिए ये लॉ सही नहीं है। अगर आप एक नंबर ऐसा ढूंढ सकें जिसके लिए ये लॉ सही नहीं है तो आप कहेंगे क्लोजर लॉ डज नॉट होल्ड गुड, क्लोजर लॉ इज नॉट ट्रू फॉर डिविजन ऑफ रैशनल नंबर्स। अब आप बताइए कौन सा ऐसा नंबर है जिससे कि हम दूसरे नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो हमें रैशनल नंबर नहीं मिलेगा? जी हाँ, वो नंबर है 0। अगर आप ऊपर में कोई भी नंबर लिख दे उससे हमें कोई परेशानी नहीं है, कोई भी माइंड यू रैशनल नंबर, ठीक है। आप कोई भी नंबर ऊपर में लिखिए जो कि रैशनल हो, इंटीजर हो। न्यूमरेटर में आप कोई भी इंटीजर लिखिए, हमें उससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर में तो हम 0 नहीं लिख सकते, तो आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, जबकि 0 इज एन इंटीजर। 0 इज एन इंटीजर, लेकिन हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड। हमारा डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स बोलता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कोई भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। एक ऐसा नंबर है जिसके कारण सेट ऑफ रैशनल नंबर के लिए क्लोजर लॉ डज नॉट होल्ड गुड। द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज नॉट क्लोज्ड अंडर डिविजन, ठीक है। तो ये था हमारा क्लोजर लॉ। अब चलिए दूसरे लॉ के बारे में बात करते हैं। दूसरा लॉ जो मैं लेने जा रही हूं वो है कम्यूटेटिव लॉ। Commutative law
में क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ में हम दो नंबर्स का ऑर्डर चेंज करते हैं। अब आप पूछेंगे कि मैम ऑर्डर का मतलब क्या होता है? जैसे कि जब बच्चे लाइन में खड़े होते हैं, एक ऑर्डर में खड़े होते हैं, तो पहले नंबर पे एक बच्चा है, दूसरे नंबर पे कोई और है, तीसरे नंबर पे लाइन में कोई और खड़ा है। तो ये हुआ हमारा ऑर्डर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये होता है ऑर्डर। तो जब मैं इस तरह से लिख रही हूं तो पहला नंबर कौन सा है? पहला नंबर है 3, दूसरा नंबर है 5। ठीक है, अब अगर मैं यही चीज ऐसे लिखूं तो पहला नंबर हो गया 5, दूसरा नंबर है 3। तो मैंने क्या किया, नंबर्स का सिर्फ ऑर्डर बदला है, नंबर्स भी सेम है और हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशन प्लस साइन भी सेम है। तो 3 + 5 is 8, 5 + 3 is also 8। तो हम कह सकते हैं द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, कम्यूटेटिव लॉ इज ट्रू या कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स गुड फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो कम्यूट हो रहे हैं ये नंबर्स, इसलिए हम कहेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स गुड फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। अब आप बोलेंगे कि मैम सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होगा? सब्ट्रैक्शन के केस में आप बताइए 3 - 5 कितना होगा? -2, 5 - 3 2। तो ये दोनों तो सेम नहीं है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड गुड। कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड गुड फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। आप देखेंगे कि ये सब जो लॉज हैं, अधिकतर लॉ एडिशन और माइंड यू अधिकतर लॉ, ठीक है, सब नहीं, अधिकतर सब केसेस में नहीं, अधिकतर लॉ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू हैं, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए अधिकतर लॉ ट्रू नहीं होते हैं। तो कम्यूटेटिव लॉ एडिशन के लिए ट्रू है, मल्टीप्लिकेशन के लिए 3 × 5 15, 5 × 3 15, दोनों इक्वल हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स गुड या फिर कम्यूटेटिव लॉ इज ट्रू। अब आप बताइए डिवीजन में क्या होगा? जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ 3 / 5 और बोलूँ 5 / 3, तो 3 / 5 हो गया 3/5, 5 / 3 हो गया 5/3। आप तो समझ ही रहे हैं कि 3/5 और 5/3 सेम नहीं होता है। 3/5 होता है 0.6, 5/3 होता है 1.6 रेकरिंग। तो ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, इसलिए हमें समझ में आ गया कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स गुड फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड नॉट फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन ऑफ रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट लॉ जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो है एसोसिएटिव लॉ। Associative law for addition of rational numbers। अब एसोसिएटिव लॉ भाई क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ में हम सिर्फ ग्रुपिंग चेंज करते हैं, नंबर्स अपनी अपनी जगह पे रहेंगे, ठीक है, हम उनकी प्लेसेस चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ ग्रुपिंग चेंज करेंगे। इसका मतलब क्या है मैं समझाती हूँ। अब मैं आपको 3 नंबर जब ऐड करने के लिए देती हूँ तो आप चाहें तो पहले इन दोनों को ऐड करें, चाहें तो पहले इन दोनों को ऐड करें। तो अगर हम इन दोनों को पहले ऐड करते हैं तो बॉडमास से क्या हो जाता है? 1 + 2 3 + 3 हम कॉपी किए, 3 + 3 6। यहाँ पर 1 + 2 + 3 कितना होता है? 5 विच इज 6। तो आप देख सकते हैं चाहे हम पहले 1 + 2 करें फिर 3 को ऐड करें, या चाहे पहले 2 + 3 करें फिर 1 को ऐड करें, हमें सेम आंसर मिल रहा है। तो ये होता है हमारा एसोसिएटिव लॉ विच सेज A + B + C is the same as AB, A + B
प्लस सी, सिर्फ हमने ब्रैकेट का प्लेसमेंट ग्रुपिंग चेंज की है, बाकी सब सेम है। अच्छा, अब आप बताइए सब्ट्रैक्शन के लिए क्या एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा? अगर यहाँ पर मैं माइनस साइन दे दूं तो क्या होगा? नंबर सारे वही हैं, मैं सिर्फ सब जगह माइनस साइन दे रही हूं। देखिए एसोसिएटिव लॉ में सब जगह साइन सेम है, सारे नंबर्स दोनों तरफ सेम है, सिर्फ ग्रुपिंग चेंज हो रही है, मतलब ब्रैकेट की पोजीशनिंग चेंज हो रही है, बाकी सब सेम है। थ्रू आउट एक ही साइन होना चाहिए एसोसिएटिव लॉ के लिए। ऐसा नहीं कि कहीं पे प्लस, कहीं पे माइनस, कहीं पे मल्टीप्लाई, नहीं, एसोसिएटिव लॉ के लिए पूरी जगह एक ही साइन होना चाहिए। ठीक है, तो 1 माइनस 2 होता है -1 और -3, -1 -3 होता है -4। यहाँ पे 1 माइनस 2 माइनस 3 कितना होता है? 2 माइनस 3 होता है -1, तो हमें मिला 1 + 1 विच इज़ 2। ये है -4, ये है 2, मतलब ये दोनों सेम नहीं है, तो ये दोनों सेम नहीं है, तो एसोसिएटिव लॉ डज नॉट होल्ड गुड। एसोसिएटिव लॉ इज नॉट ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। चलिए अब चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। नंबर्स दोनों तरफ सेम हैं, साइन भी सारे सेम हैं, सिर्फ यहाँ पे 2 × 3 को पहले कैलकुलेट करना है, यहाँ पे पहले 3 × 4 को कैलकुलेट करना है। 2 3 = 6, 6 × 4 24, 3 4 = 12, 2 × 12 24। सो आप देख सकते हैं दोनों का आंसर सेम आया, मतलब ये दोनों सेम है, मतलब एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स गुड फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। मैंने अभी आपको ऊपर शो करके दिखाया, चाहे आप कोई भी नंबर्स ले लीजिए, कोई भी 3 नंबर ले लीजिए, एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स गुड। एसोसिएटिव लॉ इज ट्रू फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। और डिवीजन के लिए आप समझ ही सकते हैं कि अगर यहाँ पे डिवीजन साइन होगा तो एसोसिएटिव लॉ सही नहीं हो सकता। ये मुझे नहीं लगता, मुझे समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि 2 / 3 और 3 / 2 सेम नहीं होता है, तो ऑब्वियसली 2 / 3 / 4 और 2 / 3 / 4 सेम नहीं होगा। चलिए इसे प्रूव करके दिखा ही देती हूँ। तो यहाँ पर आपका आता है 2/3 / 4, जो कि बन जाता है 2/3 × 1/4 विच कम्स टू 1/6। और यहाँ पे अपने को मिलता है 2 / 3/4, 2 × 4/3, जो कि बन जाता है 8/3। तो आप देख सकते हैं एसोसिएटिव लॉ डज नॉट होल्ड गुड फॉर डिविजन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, अभी तक हमने डिस्कस किया क्लोजर लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूं प्रॉपर्टी ऑफ 0 और प्रॉपर्टी ऑफ 1। अच्छा, एक बात बताइए, मेरी एक अलग पहचान है, आप मुझे देख के बोलते हैं कि आप मोना मैम हैं, ठीक है। दूसरे टीचर की एक अलग पहचान होती है, आप उन्हें देख के बोलेंगे कि नहीं आप मोना झुंझुनवाला मैम नहीं है, आपका नाम कुछ और है। हम सबकी अपनी अपनी पहचान होती है। वैसे ही 0 एक अलग नंबर है, 1 एक अलग नंबर है, 2 एक अलग नंबर है, हम इसे तो 0 नहीं बोलेंगे ना। तो हर एक नंबर की अपनी आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है। अच्छा, अब अगर हम किसी भी नंबर में 0 ऐड कर दें तो उस नंबर में क्या कोई चेंज आएगा?
नहीं, अगर हम किसी भी नंबर में ज़ीरो ऐड करते हैं तो हमको वो नंबर वापस मिलता है, उस नंबर की आइडेंटिटी लॉस्ट नहीं होती है, वही नंबर वापस आ रहा है। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। 1 + 0 = 0 + 1 = 1 itself. So 0 is the identity element for एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1 + 0 = 0 + 1 = 1 itself। कोई भी नंबर हो 1 की जगह, समझ लीजिए अगर आपके पास कोई नंबर है a, तो दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड। 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन। हम कोई भी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो हमको वो नंबर वापस मिलेगा। अच्छा, आप बोलेंगे कि 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर सब्ट्रैक्शन। मैम नहीं, हम इसे ऐसा नहीं बोलते हैं, हम एडिशन के लिए बोलते हैं कि 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। आप बताइए a - 0 और 0 - a क्या दोनों सेम हैं? a - 0 तो a होता है और 0 - a - a होता है, तो दोनों तो सेम नहीं है। तो हाउ कैन 0 बी दी आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर सब्ट्रैक्शन? नो, इट इज नॉट। 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन। ठीक है, अब चलिए अपने डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 1। अच्छा, 1 को अगर हम किसी नंबर में ऐड करेंगे तो वो इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन अगर हम 1 को किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वो नंबर वापस मिलता है। तो आप क्या समझे? 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो इसी तरह से इंटीजर्स के लिए भी पढ़ाया था। हाँ जी, बिल्कुल, मैंने इसी तरह से सारी प्रॉपर्टीज़ इंटीजर्स के लिए भी पढ़ाई थी, चाहे वो नेचुरल नंबर्स हो, चाहे होल नंबर्स हो, चाहे इंटीजर्स हो, चाहे रैशनल नंबर्स हो, चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो। हम सब के लिए इसी तरह से ये सारी प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं। ठीक है, अब एक और प्रॉपर्टी आपको पढ़ाना चाहूँगी, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आप बोलोगे मैम इतना थ्योरी पढ़ा रहे हो, बहुत बोरिंग हो गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी आप पढ़ा लेने दो, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास से अपने रैशनल नंबर्स पे बेस्ड सम्स करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट वर्ड का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट वर्ड का मतलब होता है बांटना। ये तो आप जानते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट करना, कोई चीज़ को बांटना। अब ये डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे क्यों यूज़ किया गया है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कोई साइन नहीं है ब्रैकेट के बाहर, मतलब देयर इज अ हिडन मल्टीप्लिकेशन साइन। बढ़िया, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये ए को आपको मल्टीप्लाई करना है बी के साथ और ए को आपको सी के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट में यहाँ पे दो टर्म्स है, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। यहाँ पे ब्रैकेट में दो टर्म्स है, राइट, बी और प्लस सी, प्लस बी और प्लस सी। तो अपने को ए को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो अपने को मिलता है ए बी प्लस ए सी। यहाँ पे 5 × 3 प्लस 5 × 2,
यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन से क्या मिलता है अपने को, b इंटू बी। आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं अल्फाबेट्स चेंज कर रही हूँ, b इंटू सी माइनस b इंटू डी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन 5 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 2। चलिए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 3 ज़ा 15 प्लस 5 इंटू 2 10 25। 5 इंटू 3 15 माइनस 10 5। अब आप बोलेंगे मैम आपने ये सम ऐसे क्यों किया, आप तो बॉडमास पढ़ाए थे, आपने तो कहा था कि हर समय बॉडमास फॉलो करना कंपलसरी है, तो आपने ऐसे क्यों किया, बॉडमास से भी तो हमारा आंसर सेम आ जाता। जी हाँ बिल्कुल, बॉडमास से भी आपका आंसर सेम ही आता। ये एक दूसरा तरीका है इस तरह के कैलकुलेशन करने का। अगर आप इसे बॉडमास से करते हो तो 3 + 2 5, 5 इंटू 5 25, यहाँ पे भी 25 आया। तो यहाँ पे मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन समझाया है। आप सेम सम को बॉडमास से भी कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक सबको समझ में आया? बहुत ज़्यादा थ्योरी हो गया, सॉरी फॉर दैट। क्या मैं लगते हाथ थोड़ा सा एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करा दूं? नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स के लिए। एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स नेक्स्ट क्लास में होगा। तब तक के लिए गुड बाय।